हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एक्सरसाइज। और इससे पहले के क्वेश्चन आंसर मैं पहले के वीडियो में डाल चुकी हूँ बच्चों। अब एग्ज़ाम जो है वो एक ही टर्म में होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही रहेगा, इसलिए तैयारी हमें जम के करनी है, दोनों की करनी है। यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज मैं डिस्कस कर रही हूँ टू द पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, बट लिखने का तरीका मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि आप कोई भी क्वेश्चंस को लिखिए पॉइंट वाइज करके। एंड अगर फिगर ऐड होता है, सिंबल ऐड होता है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, तो आपको करना है, तभी आपका आंसर अट्रैक्टिव होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ के मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए डिस्कस कर रही हूँ, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। पर 2 कॉपी अगर छापिएगा तो आपका आंसर अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। इसको अट्रैक्टिव बनाना आपका काम है, और हर बच्चा अपने तरीके से हर क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेज नंबर 141 के एक्सरसाइजेज को आज। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, पर उसके पूरे डिटेल के साथ हम लोग इसको पढ़ लेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें से किस में होता है? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया। तो आंसर होगा बच्चों इसका ईस्ट, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग ईस्ट में होती है, प्लस और किस में होती है याद करो। एक एग्जाम्पल और आप लोग बहुत कॉमन है जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रा। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो होता है वो बर्डिंग से होता है, ठीक है। तो ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस through budding. A small protuberance is produced on the parent cell that grows in full size forming a bud। मतलब parent cell से ही एक छोटा सा क्या होता है, तो बच्चों अगर ये ईस्ट है तो एक छोटा सा बर्ड निकलता है, पर ईस्ट में मल्टीपल बर्ड्स भी निकलते हैं। हाइड्रा में एक ही बर्ड है, तो बाद में ये सारे बर्ड्स क्या होते हैं, अलग अलग होकर न्यू ऑर्गेनिम्स को फॉर्म करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ओवरी ये तो है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट। यूट्रस भी है, फेलोपियन ट्यूब भी है, कौन नहीं होगा? वॉसा डिफरेंस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, द एंथर कंटेन, एंथर जो फ्लावर का पार्ट है ना, वो क्या कंटेन करता है? सेपल्स, ओव्यूल, पिस्टिल, पॉलिन ग्रेन। तो एंथर जो है वो पॉलिन ग्रेन को क्या कर रहा है? कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या फायदा है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा? कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं हम लोग। द ऑफस्प्रिंग हैज द कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग जो है उनमें वेरिएशंस आ जाता है, और वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज, ये हमने पढ़ रखा है ना। तो दो पेरेंट्स का कैरेक्टर पहुंचता है ऑफस्प्रिंग में, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, इसलिए उनमें वेरिएशंस भी कम होते हैं। द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इंश्योर देयर आर मोर वेरिएशंस, तो मोर वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। थर्ड पॉइंट है, द ऑफस्प्रिंग कैन इजीली अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है, इट ऑल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ह्यूमन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के हेल्थ को भी क्या करता है? इम्प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग में जो टेस्टिस है उसका क्या फंक्शन है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपार्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द मेल हार्मोन नोन एज एंड्रोजिन, या आप टेस्टेस्टेरॉन भी बोल सकते हैं ना। They also produce hormone called testosterone which is responsible for the secondary sexual characters in boys। तो एडोलेसेंस के बाद जो भी चेंजेस बॉयज़ में आते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन हो या फिर कोई भी अदर चेंजेस जो भी उनके बॉडी चेंजेस में आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो सब होते हैं इन दोनों हार्मोन्स की वजह से। मेनली टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन भी क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन में मेन रोल लीड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स? क्यों होता है भाई फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है? तो मेंस्ट्रुएशन इज द नॉर्मल ब्लीडिंग ऑफ द वेजिनल लाइन विच स्टार्ट्स बिटवीन प्यूबर्टी एंड लास्ट टिल मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुएशन जो है
फीमेल में, ह्यूमन बींग की फीमेल में ब्लीडिंग होती है वेजिनल पोर्शन से, ठीक है, जो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे और एंड कब होती है, मेनोपाउस के टाइम। मेनोपाउस एट द एज 40 to 50 एंड प्यूबर्टी 11 to 14 कह सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है और वो मैच्योर हो जाता है। अरे बेटा इसमें मम्मा दीदी को रिकॉर्ड कर देगा तू, चल ले बोल। एवरी मंथ an egg is released from one of the ovary at the same time where the uterus prepare itself for fertilized egg. The inner lining of the uterus get thickened and is supplied with sufficient amount of blood for the embryo. Since there is no interaction between the egg and the sperm, the fertilization of egg doesn't take place. So when the egg doesn't get fertilized, the uterus lining breaks down slowly, resulting in menstruation. तो क्या था, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि एवरी मंथ क्या होता है, यहाँ जो ओवरी है ना, आइदर लेफ्ट ओवरी आइदर राइट ओवरी, एक एग को मैच्योर करती है और ये एग मैच्योर होके जाता है फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ पर स्पर्म का वेट करता है। अगर वेजिनल रास्ते के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुँचता है तो जाके फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर नहीं हो रहा है तो बाद में ये डिग्रेड होता है। और उसी समय जब ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, वो ये यूटेरिन वॉल भी क्या होता है, थिक होता है। और ये सारे थिकनेस जरूरी तो नहीं कि हर हमेशा स्पर्म एंटर करेंगे, है ना। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये यूटेरिन वॉल जो मोटा हुआ था वो टूटता है, ये जितने एग मैच्योर हुए थे या फॉलिकल्स जो थे सब टूटते हैं और वेजिनल रास्ते से क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू होते हुए निकल जाते हैं, जिसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। तो यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं फ्लावर का, आप ये वाला प्लांट का आराम से फिगर बना सकते हैं और इसके यहाँ पर पार्ट्स लिखे हुए हैं जो आप लोग को लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग बार बता देते हैं कौन कौन सा पार्ट है भाई। तो ये पार्ट है ओवरी, ये पार्ट है स्टाइल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, और ये तीनों फीमेल पार्ट बना रहे हैं जिसका नाम है क्या, पिस्टिल। यहाँ देखिए 4th नंबर। एंड ये जो है नंबर 5 इज द व्हाट, एंथर, एंड नंबर 6 इज द स्टाइल, सॉरी फिलामेंट। और ये दोनों क्या बना रहे हैं, मेल पार्ट बना रहे हैं। तो मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट, दोनों ही एक फ्लावर में होता है। जिस फ्लावर में होगा उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ये जो पंखुड़ी होती है उसको हम लोग पेटल्स कहते हैं। जो ये साइड में ग्रीन कलर का है इसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। एंड अंदर में ओवरी के क्या क्या मौजूद है भाई, अंदर में ओवरी के ओव्यूल्स मौजूद है। और ये जो ओवरी है वो किस पर स्टैंड कर रहा है भाई, तो ये रिसेप्टेकल्स पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। इस फिगर को आप बहुत खूबसूरती से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स स्पर्म एंड एग में फर्टिलाइज होके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म ना हो, इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन ले सकते हैं ना, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो पूछा जा रहा है क्या क्या मेथड्स है, तो नेचुरल मेथड है कुछ। नेचुरल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द मेन फोकस टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम। मतलब कि मेन आपको पता है कि एग मैच्योर्ड होता है कब होता है भाई, तो एग मैच्योर्ड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 14 डेज के आसपास, 14 to 18 डेज ये क्या होता है, आराम से मैच्योरिटी फेज में बरकरार रहता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर इस फेज में स्पर्म एंटर करता है तब फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज बाकी फेज में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिनों को आगे पीछे लेकर वो लिखा गया है कि दिस कैन बी अचीव बाय द ऑर्डिंग ऑफ द मेटिंग फ्रॉम 10 to 17। मैं 14 to 18 बोल रही हूँ, पर यहाँ कुछ दिन पहले से भी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हर का बॉडी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए किसी में हो सकता है मैचुरेशन ओवुलेशन जल्दी हो जाए। तो 10 डेज से ही हम लोग लेके चलते हैं कि 10 to 70 डेज अगर आप पॉपुलेटिंग अवॉइड कर दें, ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस से क्या हो सकता है, हम लोग प्रेग्नेंट होने से वीमेन बच सकती है।
क्योंकि इसी फेज में हाई चांसेस होते हैं ओवुलेशन होने के और फर्टिलाइजेशन होने के। नेक्स्ट है बैरियर मेथड, बैरियर लगा दो भाई बीच में, है ना। तो इन दिस मेथड द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज अवॉइडेड बाय यूजिंग अ बैरियर। दिस बैरियर्स आर अवेलेबल फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। तो ये बैरियर मेल के लिए भी है एंड फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि कॉन्डम, कॉन्डम मेल एंड फीमेल बोथ भी यूज़ कर सकती है। फीमेल के लिए एक डायफ्राग्म आता है वो यूज़ कर सकती है। सर्वाइकल कैप्स लगा सकती हैं फीमेल। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंजेस भी होते हैं फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है कि पिल्स खा लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ स्मॉल पोर्शन हार्मोन्स के होते हैं जो एग को मैच्योर होने से ब्लॉक कर देंगे या फर्टिलाइजेशन होने नहीं देंगे। नेक्स्ट मेथड है क्या, सर्जिकल मेथड है। इस मेथड में आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एक तो है कॉपर टी, ठीक है, इम्प्लांट्स जिसको बोला जाता है। सर्जिकल मेथड में तो आप ऑपरेशन के थ्रू फेलोपियन ट्यूब के रास्ते को ब्लॉक करा सकते हैं या कट करके ब्लॉक करा सकते हैं, या मेल में अगर हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, वासा डिफरेंशिया जो ट्यूब है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और इम्प्लांट्स में कॉपर टी का यूज़ किया जाता है। टी शेप का एक पिन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको फीमेल वेजाइना में क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, जिससे कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। तो ये सारे मेथड से स्पर्म क्या होता है, फीमेल के स्पर्म क्या होता है, फीमेल के ओ फीमेल के एग तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ आर द मेथड फॉर रिप्रोडक्शन डिफर इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स। क्यों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स का अलग होता है। तो आप लोग देखें हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं बहुत ही नॉर्मल स्मॉल से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेनली एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड जो मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अगर बिग हैं ऑर्गेनिज्म, बड़े हैं, तो मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे, द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर, क्या होता है, फ्यूजन, बडिंग, ये सारे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हियर द सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कंटिन्यूज। मतलब दो पार्ट में बटेगा और 2 से 4, 4 से 8 ऐसे पार्ट्स में कंटिन्यू होकर जितने पार्ट में वो सेल बट रहा है उतना पार्ट हर एक न्यू इंडिविजुअल्स को क्या कर रहा है, बना रहा है। Whereas in multicellular organisms there is a different organ system for reproduction. The different mode of reproduction in multicellular organisms are vegetative propagation, spore formation. अगर asexual mode of reproduction है तो vegetative reproduction and spore formation, ये जो है multicellular organism में होते हैं। मीन्स ये दोनों भी asexual mode of reproduction है बट multicellular organism में हो जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है, उनमें मेनली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। कैसे रिप्रोडक्शन ही क्या कर रहा है, अपनी किसी भी स्पीसीज की जनसंख्या को स्टेबल बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ही क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है। तो हम जितनी संख्या में होंगे उतना हमारा स्पीसीज क्या होगा, इस धरती पर बना रहेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज बाय existing species. This is done as so as to maintain the population of the species and also to take forward their species to the next generation. तो भाई अपने पॉपुलेशन को भी मेंटेन करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के थ्रू और अपने स्पीसीज को भी बनाए हुए हैं, है ना। एंड ऑल्सो टू टेक फॉरवर्ड देयर स्पीसीज टू द नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के स्पीसीज भी बना रहे हैं। स्टेबिलिटी इज मेंटेन बाय कीप अ चांस ऑफ रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ। तो अगर रेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा और रेट ऑफ डेथ कम होगा तभी स्पीसीज हमारी स्टैब्लिश करेगी। अगर रेट ऑफ डेथ ज़्यादा हो जाए और रेट ऑफ बर्थ कम हो जाए तो स्पीसीज में फिर क्या होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज बनने लगते हैं, खत्म होने वाले स्पीसीज। तो ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन होता रहे ताकि हमारी स्टेबिलिटी, हमारे पॉपुलेशन की, हमारे स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी है वो इस अर्थ पर बनी रहे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट
कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? क्या रीज़न है, क्यों हम लोग को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने चाहिए, है ना? तो बहुत जनसंख्या बढ़ रही है ना? तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, है ना, और एक हैप्पी फैमिली के लिए भी। एक हैप्पी फैमिली तभी है अगर हम लोग कि घर में बच्चों की संख्या कम है तो हम लोग उसको प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं, प्रॉपर खिला पिला सकते हैं, सब कुछ अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उतना मैनेज करना भी मुश्किल काम है। हम लोग ना उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, ना ही उन्हें प्रॉपर खाना दे सकते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी है क्या कि एक अच्छे एजुकेशन के लिए, एक अच्छे सर्वाइवल के लिए एंड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये सारी चीज़ें क्या है, ज़रूरी हैं। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है ना? तो बहुत सारी बातें हैं बट यहाँ सिर्फ 3 पॉइंट को मेंशन किया गया है। बट आप अपने से ये सारी बातें जो मैंने अभी कही है उसको ऐड कर सकते हैं। तो टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ये बात तो मैंने कह दी, एक जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। टू अवॉइड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी मीन्स अगर आप नहीं चाह रहे, अनचाहा गर्भ ना ठहरे, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे अभी बच्चा हो, तो भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, आपके काम का है। टू अवॉइड ट्रांसफ़र ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते वक्त ये जो डिजीज़ अगर ट्रांसमिटेड होने वाला है तो वो भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेल कॉन्डम यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो स्पर्म एंटर ही नहीं करेंगे फीमेल वेजाइना में, तो अगर उसको कोई डिजीज़ है तो वो फीमेल वेजाइना में एंटर नहीं करेगी, तो फीमेल बच जाएगी डिजीज़ से, है ना? तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को होने से भी क्या करता है, बचाता है। ठीक है, आगे आप अपने से पॉइंट्स जोड़ जोड़ सकते हैं। फॉर अ गुड फैमिली, है ना, आप जोड़ सकते हो कि एक हैप्पी फैमिली के लिए ज़रूरी है क्या, हम दो हमारे दो, जो नारा है ना? ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। और समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर किसी टॉपिक में पढ़ाई गई टॉपिक भी आपको नहीं समझ में आती है तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं। और पहले आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर का तो उसको पहले देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक डाले हुए हैं, आप उसको देखिए। और उसके बाद क्या करिए, आप क्वेश्चन अराइज कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है? एंड लाइक करना भी मत भूलिए। ओके, थैंक यू।